नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं भाग 5 और भाग 5 में मैंने आपको पढ़ाया था कल, क्या पढ़ाया था, राष्ट्रपति। तो उसी के आगे से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो कौन कौन सा अनुच्छेद बताए थे आपको, 52 से 61 तक, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। राष्ट्रपति का पद था इसमें, राष्ट्रपति का पद। और 53 में क्या था, कार्यपालिका की शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। 54 में क्या था भाई, 54 में है निर्वाचन। 54 में है निर्वाचन, और ठीक है, निर्वाचन मंडल की बात है। और यह निर्वाचन का तरीका है 55 में है, ये ध्यान रखिएगा, निर्वाचन का तरीका 55 में है। 56 में क्या है, 56 में है कार्यकाल राष्ट्रपति का, ठीक है। 57 में है पुनर्निर्वाचन। 58 में है योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होंगी। और 59 में क्या है, 59 में है शर्तें, कुछ शर्तें, कुछ कंडीशंस हैं। और 60 में है शपथ, और 61 में है महाभियोग। महाभियोग अमेरिका की प्रणाली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आज जो अनुच्छेद देखेंगे वो देखेंगे 60, 61 और 53, ठीक है। तो जो लोग कल वाली क्लास नहीं देखे उसको भी देख ले। जितने भी वीडियो बने हैं, जितने भी क्लासेस हो चुकी है, सारी की सारी क्लासेस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। शपथ। राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब आते हैं, अच्छा हाँ, कल मैंने एक बात नहीं बताई थी आपको कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी अगर कुछ विवाद होता है उसको लेकर, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्या है डालते हैं, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 क्या है इसमें शपथ है भाई, शपथ है इसमें। एक बार मैं चेक कर लो वीडियो चल रहा है सही से, ठीक है। तो क्या डालेंगे, शपथ। अब देखिए राष्ट्रपति बनके तैयार हो गया है, अभी वो अपना कार्यभार नहीं संभालेगा जब तक वो शपथ नहीं ले लेगा, ठीक है। तो शपथ लेगा, तो यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। वो समझनी क्या है, देखिए पहली बात तो बहुत क्वेश्चन आता है, ये तो क्वेश्चन डिटेल में आता है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है किस अनुच्छेद में है। ये तो हाई लेवल के क्वेश्चन की बात हो गई। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत आता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष या राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, ये आपसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो भाई देखो, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, उसके समक्ष शपथ लेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और है, जैसे कि जो मैंने आपको बताया था तीसरी अनुसूची, उसमें मैंने शपथ के बारे में बात की थी। तो वहां पर देखिए शपथ के बारे में जो बात की गई है वो राष्ट्रपति की शपथ उसके अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनकी शपथ उसमें नहीं है। उसमें क्या है, सांसद हो गया, विधायक हो गए, मंत्रिमंडल जो हो गया, कैबिनेट मंत्री हो, उसकी शपथ की बात वहां पे की गई। लेकिन राष्ट्रपति के लिए एक अलग अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 60। ध्यान रखेंगे इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भैया ये देखो, शपथ जो है ये देते किसको हैं, शपथ दिलाता कौन है, मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अपना त्यागपत्र देने की बात आती है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। तो शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के यानी क्या बोलेंगे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 देखो बहुत बढ़िया है, ठीक है भाई। राष्ट्रपति बनकर तैयार हो गया है, उसको हटाने का प्रावधान आसान नहीं होता है, ठीक है। या तो वो खुद इस्तीफा दे दे या उनकी जो है अकस्मात जो है मृत्यु हो जाए, वरना एक तरीका और है महाभियोग का। अब देखिए महाभियोग का वर्ड, महाभियोग शब्द का जो है 56 में आया है कार्यकाल में,
56 में आया है, लेकिन ये कैसे महाभियोग लगाया जाएगा ये बताया गया है अनुच्छेद 61 में। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है, वर्णन किस प्रणाली में, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो तरीके हैं वो किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 61 में। किसमें है? अनुच्छेद 61 लगाना है आपको, ठीक है। ये बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूं मैं, हो सकता है आपको नई चीजें लग रही हो, क्योंकि डिटेल में अनुच्छेद नहीं पढ़ाए जाते हैं, खाली ऊपर ऊपर राष्ट्रपति को पढ़ा दिया गया, महाभियोग बता दिया गया, हाँ अमेरिका से लिया गया है, बस, ठीक है। तो यहां पर अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 61 क्या है? ये महाभियोग, जैसे निर्वाचन, जो निर्वाचन मंडली है, कौन कौन लोग वोट डालेंगे वो किसमें है? 54 में है। और निर्वाचन का तरीका किसमें है ये बताया गया है 55 में, ठीक है। तो महाभियोग का तरीका है, महाभियोग का तरीका क्या है? महाभियोग कैसे लगता है? महाअभियोग, ठीक है, महाअभियोग। तो महाभियोग का मतलब क्या है कि जब राष्ट्रपति कोई संविधान के विरुद्ध काम करने लगते हैं, संविधान का उल्लंघन करने लगते हैं, तो वहां पर क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाना पड़ेगा। तो उसी के लिए संसद में प्रस्ताव लाया जाता है महाभियोग का, जिसके कारण क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपना पद छोड़ देते हैं, उनको पद छोड़ना ही पड़ता है। जबरदस्ती की बात होती है यहाँ पर, और कभी ऐसा करते नहीं है राष्ट्रपति, ठीक है। अभी बताता हूँ मैं कौन कौन क्या हुआ है। तो महाभियोग का तरीका क्या है? अनुच्छेद 61 में। अब देखिए महाभियोग कैसे लाया जाता है। संसद है, संसद में 3 लोग हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो देखिए राष्ट्रपति पर तो महाभियोग लाया जा रहा है, तो संसद के कोई भी सदन है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे वो निम्न, यानी उच्च मतलब राज्यसभा, निम्न मतलब लोकसभा, किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। और शर्त यह रखी गई है कि जो भी सदन है वहां पर सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्यों का जो प्रस्ताव है उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 यानी 1/4 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर करें, वो प्रस्ताव में अपनी मंजूरी दें, तब वो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। अभी शुरू हुआ है ये प्रक्रिया। फिर जैसे मान लीजिए कि लोकसभा ही है, लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया कि भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाओ, तो सदस्य जितने भी हैं उनकी 1/4 हिस्से ने क्या किया है, मंजूरी दे दी है कि हाँ भाई प्रस्ताव चलेगा राष्ट्रपति पर। फिर जब राष्ट्रपति पर प्रस्ताव चलेगा तो वो 14 दिन के अंदर ये राष्ट्रपति को सूचित करना होगा कि राष्ट्रपति जी हम आपके लिए महाभियोग लाने जा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं, चलाने जा रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए। उसके बाद क्या होगा कि 14 दिन के बाद जो है, उसी जब ये पारित हो जाएगा, बताना होगा, 14 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसी सदन में, लोकसभा में, इस पर फिर चर्चा होगी, उस पर फिर चर्चा होगी, और अभी भी नहीं हटेगा। अब जब लोकसभा में पूरे सदस्यों का 2/3 बहुमत अगर ये प्रस्ताव को मिल जाता है, ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है, इसको 2/3 का अगर बहुमत इसको मिलता है तो लोकसभा से ये पास माना जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ ये बात, अब यह राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी जब इसको पूरे सदस्यों का 2/3 हिस्सा अगर इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे देती है तो राष्ट्रपति को पद अपना त्यागना पड़ेगा। अभी तक ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं बना है जिसपे महाभियोग के द्वारा किसी को हटाया गया हो। भाई देखिए, राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद है भारत के अंदर, सबसे बड़ा। वो भैया क्यों ऐसा काम करेगा कि एक सरदर्द पाल ले, एक इतिहास में नाम उसका अमर हो जाए कि भैया हम पर महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग मतलब बहुत बड़ा आरोप, संविधान का उल्लंघन कर दिया था इन्होंने, तो भैया ये कौन करेगा? भाई जो मंत्रिपरिषद कहेगी हम तो भैया साइन कर देंगे, हम भैया कर देंगे बस, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि किसी पर भी अभी तक महाभियोग लगाया नहीं गया है। और महाभियोग का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको अच्छे से महाभियोग समझ में आ गया होगा, बाकी इसमें और कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि कोई भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। और उसके बाद जो जहां पर भी लाया जा रहा है उसका 1/4 सदस्य जो है इसको मंजूरी दे दे। फिर 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति को बताना होता है। फिर 14 दिन के बाद उसी सदन में इस चीज पर चर्चा होती है। चर्चा होने के बाद जैसे कि लोकसभा में ये सब किया गया, तो लोकसभा के सदस्य जो होंगे 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है इनको, इस प्रस्ताव को, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत मिल जाएगा, तो ये महाभियोग पारित हो जाएगा, महाभियोग लग जाएगा राष्ट्रपति पर, और राष्ट्रपति को ना चाहते हुए भी अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये तरीका जो है अभी तक कोई अपनाया नहीं है, क्योंकि भैया राष्ट्रपति सदन नहीं पालेगा, और वो तो ये तो चैन की बंसी राष्ट्रपति वैसे बजाता है।
भाई चैन की बंसी बजाने का काम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति नाम के राष्ट्रपति हैं। सारा काम कौन देखता है? प्रधानमंत्री देखते हैं, मंत्रिमंडल देखता है, मंत्रिपरिषद देखती है। राष्ट्रपति सिर्फ साइन करते हैं, इनके नाम से सिर्फ शासन चलता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग, इनके नाम से शासन चलता है, बाकी इनका कोई रोल होता नहीं है। इसलिए खाली जो है इतना ऐसा काम करते ही नहीं है, आज तक किसी ने ऐसा काम किया ही नहीं है जिस पर महाभियोग लगाया जाए। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अभी तक कोई भी किसी पर भी महाभियोग नहीं लगा है। लिखने की जरूरत अगर आपको हो तो आप लिख सकते हैं, मैंने बताया 2 बार। और 61 में क्या बताया गया है? महाभियोग का तरीका, महाभियोग का तरीका बताया गया है। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो 60 में शपथ है और महाभियोग 61 में। हालांकि 56 में भी महाभियोग शब्द का नाम आया है कि महाभियोग जो तरीके से जो है वो कर सकते हैं, लेकिन तरीका किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब आता है अनुच्छेद 53 पर, आर्टिकल 53। क्या बताया गया है भाई इसमें? इसमें कहा गया है कार्यपालिका शक्तियां। देखो पहले देखो एक चीज, इसको पहले रख करते एक चीज देखो, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां देख लो क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अच्छा, अगर मैं इसको मिटा दूं कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि ऐसे बनेगा नहीं भाई, इसको पूरा मिटाते हैं। ये नया मार्कर बहुत ही चिपक के चलता है, जल्दी रफ नहीं होता, जल्दी मिटता नहीं है ये। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ठीक है, देखो 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? देखो पहले देखो क्या है, कार्यपालिका शक्तियां, कार्यपालिका शक्तियां। ठीक है, और दूसरी क्या है? विधायी शक्तियां। तीसरी है न्यायिक शक्तियां। चौथी क्या होगी भाई? कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्त शक्तियां। ओह, ये क्या लिखने जा रहा था? वित्तीय शक्तियां होता है, वित्तीय शक्तियां। 5वां है सैन्य शक्तियां। और 6वां है राजनयिक शक्तियां। और सातवां क्या है? आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। एक बात बताऊं मैं आपको, राष्ट्रपति अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो आपका कम से कम 70% आपका एग्जाम में फंस जाएगा, वनडे एग्जाम में। 70% संसद से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके 70% यहाँ से फंस जाएंगे अगर राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति की क्लासेस बहुत लंबी होने वाली हैं। ठीक है, बहुत देर तक क्लास चलेगी इसकी। तो अगर इसको आप आज बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको आधी संसद समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया कि जो महाभियोग चलता है इस पर, राष्ट्रपति पर, तो महाभियोग क्या होता है कि इसमें मैंने बता दिया कि कौन कौन भाग लेते हैं, कौन कौन नहीं लेते हैं। जो मैंने नहीं बताया है वो नहीं भाग लेते हैं, लेकिन मैंने एक जगह बताया था कि जो चुनाव में मनोनीत सदस्य, जब राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो उसमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं 14, कुल 14 होते हैं, तो वो भाग नहीं लेते हैं। पर इसमें भाग लेते हैं जो मनोनीत सदस्य होते हैं, वो महाभियोग में भाग, ये नोट करके लिख लीजिएगा कि महाभियोग में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन मंडली में ये शामिल नहीं है। लेकिन महाभियोग में मनोनीत सदस्य यानी लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 ये सदस्य जो होते हैं वो हटाने का काम करते हैं, यानी ये भाग लेते हैं महाभियोग में। समझ गए कि नहीं? और देखिए जो विधानसभा है राज्यों की, उनके सदस्य भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ सांसद की बात यहाँ पर होती है, तो सांसद ही भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा।
जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो है ना विधानसभा, तो इसके भी सदस्य भाग नहीं लेंगे, सिर्फ सांसद ही। मैंने कहा संसद के दोनों सदनों से आप प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मैं बताना भूल गया था, मुझे अचानक याद आ गया यार, वरना ये तो चीज़ छूट जाती और पता नहीं कब कवर होती है ना, क्योंकि अपना वीडियो को देखता तो है नहीं पूरा, थोड़ा वो देख लिया, हाँ आवाज़ आ रही, बस छोड़ दिया। अब ये तो रह जाता तो रह ही जाता यार, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मनोनीत सदस्य जो है भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचन मंडली में भाग नहीं लेते हैं। बाकी विधानसभा के जो विधायक होते हैं, विधायक लोग भाग इसमें नहीं लेते हैं। बस सांसद का ही एक हक है कि वो इसमें भाग ले सकते हैं, बस इतना समझिएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे कार्यकारी शक्तियां। देखिए कार्यकारी शक्तियां, देखिए क्या देखते हैं, कार्यपालिका शक्तियां, तो ये अनुच्छेद 53 की बात है भाई। कार्यपालिका शक्तियां 53 की बात है, ये क्या क्या है देखो। अच्छा एक चीज और देखो, जैसे कि ऐसा होता है, कहीं कहीं आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो राष्ट्रपति की जो शक्तियां होती हैं वो दो प्रकार से होती हैं, एक समान शक्ति, एक जो है संकटकालीन शक्ति। तो भाई समान शक्ति और संकटकालीन शक्ति, तो भाई ये देखो, ये क्या है, ये समान शक्तियां हो गई, और ये क्या हो गई, संकटकालीन हो गई। संकटकालीन में संकटकालीन है ना, जरा भाई देखना पड़ेगा कि वीडियो कहीं रुक तो नहीं गया मेरा वीडियो, ठीक है चल रहा है सही से। चलो अब देखो, जैसे राष्ट्रपति बनकर तैयार हो गया है, ठीक है, तो इसकी एक परिभाषा क्या है, जैसे कि पहली परिभाषा यह है कि संघ सरकार की जो कार्यपालिका होती है, संघ सरकार की जो कार्यपालिका होती है, उसकी शक्ति की जो है वो किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। तो संघ सरकार की जो कार्यपालिका शक्ति है, वो ऐसे क्वेश्चन आता है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, तो आपको लगाना है राष्ट्रपति, ठीक है। और उसका प्रयोग, वो राष्ट्रपति जो होता है उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करे, ठीक है। ये चीज लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा, संघ सरकार, ब्लू मार्कर से लिखा जाएगा, संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्ति, कार्यपालिका की कभी कभी ये बोर्ड मेरा छोटा पड़ जाता है, मैं सोच रहा हूँ बोर्ड को बदलूं, बड़ा लेना पड़ेगा बोर्ड थोड़ा। शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, निहित होती है, ठीक है। जिसका प्रयोग वो जो है, ठीक है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, अच्छा इसको मत लिखो, इसको सुन लो खाली, जिसका प्रयोग क्या करता है, जिसका प्रयोग जो है वो संविधान के अनुसार खुद कर ले या भैया जो उनके अधीनस्थ अधिकारी है उनके सहयोग से करे। तो संघ सरकार की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा पॉइंट अब देखते हैं, अब यहां से देखो पहला पॉइंट, ये तो एक बात हो गई। पहला पॉइंट देखो क्या कहता है कि भारत सरकार के शासन के जितने भी संबंधित, शासन संबंधित जितने भी कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। क्या क्या सोचेंगे, क्या लिखेंगे, जो भारत सरकार संबंधित, शासन संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, है ठीक है। तो भारत के सभी शासन संबंधी कार्य, भारत के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है ये 77, अनुच्छेद कितना है, 77 अनुच्छेद है। फिर देखो दूसरी चीज देखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। जो बहुमत दल का नेता होता है वो अपना चुन के नाम भेजते हैं, तो वो
प्रधानमंत्री बन जाता है, बाकी और कोई रोल इनका होता नहीं है, बस खाली नियुक्ति पत्र देते हैं, नियुक्ति इनके सामने होती है। और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो इतना लिख लो खाली कि पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, 75 लगा लेंगे अभी अनुच्छेद, अभी इसको आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में जाएंगे इसके, ठीक है, ठीक है, समझ गए कि नहीं। और जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी। की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत है ये भी जान लो, तो ये है 148 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 148। ये उल्टा ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो महान्यायवादी जो होता है इसका कोई जो है एक निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर कार्य करता है, जब भी राष्ट्रपति चाहे इनको हटा सकते हैं। और जो महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है वो जिससे कि भारत सरकार का जो सबसे बड़ा वकील होता है वो होता है महान्यायवादी। अगर इसकी बात करते हैं कि महान्यायवादी का नाम आ ही गया है तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है और सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे ये भी जान लेते हैं। तो देखिए प्रथम और वर्तमान, देखो प्रथम कौन है, ये हैं MC शीतलवाड, ये थे मतलब MC शीतलवाड। देखिए महान्यायवादी की जो नियुक्ति है ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में कौन है, ये KK वेणुगोपाल। कौन है? KK वेणुगोपाल, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या देखते हैं अगला पॉइंट कि महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अरे फिर वही बात है यार, नियंत्रक एवं इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद के हिसाब से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग बोलते हैं इसको, ठीक है। 148 यार 148 ऊपर भी लिखा है, नहीं 148 नहीं है, सॉरी, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये भैया क्या है, ये जो महान्यायवादी है ये 76 है, 76 आर्टिकल के हिसाब से है, ठीक है। 76 में जो है महान्यायवादी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं ये कौन है, तो देखो इसमें भी देख लो जो प्रथम थे, प्रथम कौन थे? प्रथम थे V नरहरि राव, ये प्रथम थे, ठीक है, ये प्रथम थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्रथम थे। और जो वर्तमान में है, वर्तमान में देखो कौन है, ये बाद में जो है बदल भी सकते हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन प्रथम नहीं बदलेंगे। वर्तमान में कौन है? GC मुर्मू, GC मुर्मू, ठीक है। तो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? 76वें आर्टिकल के तहत, 76 में। अभी इसको देखो, ये जो आर्टिकल मैं लिखवा रहा हूँ ये आर्टिकल फिर रिपीट होंगे जब हम लोग एक पर्सनली इनको पढ़ेंगे, ठीक है। 5वां पॉइंट देखो क्या कहता है, 5वां पॉइंट ये कहता है कि सूचना पाने का अधिकार है इनको भाई, सूचना पाने का अधिकार है। किसमें है ये? 78 में है। देखो ऐसा है 78 में ये एक फर्ज होता है प्रधानमंत्री का कि वो अपने संघ की जितनी भी कार्य जो हो रहे हैं उसकी सूचना राष्ट्रपति को दे, और ये राष्ट्रपति का अधिकार है, ठीक है। 6वां देखो,
यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। इसका क्या होगा, 316 अनुच्छेद है ये। देखो यूपीएससी का जो गठन हुआ था 1926 में हुआ था, मैंने आपको पढ़ाया था, ये सब कहानी मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। अब देखो इसके जो पहले जो अध्यक्ष थे, यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, जब ये बना था तब ये थे प्रथम लिखो, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सर रोज क्या था, बारकर। और वर्तमान में कौन है, तो देखो वर्तमान में जो है प्रदीप कुमार जोशी। अब देखो, हाँ, जो राज्यपाल होते हैं, उपराज्यपाल होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये देखो ध्यान रखना, ये सब नियुक्ति की बात हो रही है वो राष्ट्रपति कर रहे हैं, ठीक है। तो 7वां पॉइंट देखो क्या है कि राज्यपाल हो गए या उपराज्यपाल हो गए, उपराज्यपाल भी होते हैं, ये सब बारे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। प्रशासक, इसकी नियुक्ति आर्टिकल 155 के तहत, ठीक है। लास्ट में एक चीज देख लेते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन आयोग का गठन और जो उसके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको नियुक्ति कौन करता है। तो ऐसे समझो कि 8वां पॉइंट लिखते हैं ऐसे, निर्वाचन आयोग व मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और जो अन्य जो आयुक्त होते हैं उनकी भी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति ही करते हैं। ये आर्टिकल लिख लो यहाँ पर, 324 में इसका वर्णन किया गया है। इस सब आर्टिकल हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको यहाँ पर ब्रीफ में भी अगर संक्षेप में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ध्यान आ जाएगा, कभी क्वेश्चन फंसे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात आ गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, प्रथम थे सुकुमार सेन, और वर्तमान में कौन है, सुनील अरोड़ा। ये नीचे तो दिख रहा है, आज मैंने पूरा बोर्ड भर दिया है, हमको लग रहा है, तो यहाँ पर शोर नहीं कर रहा है, तो आप इतना समझ लो कि यहाँ पर प्रथम जो है वो सुकुमार सेन है मुख्य चुनाव आयुक्त, और वर्तमान में है सुनील अरोड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम लोग एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। देखो एक पॉइंट और देख लो यहाँ पर कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा आयोग, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकते हैं राष्ट्रपति। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। और यहाँ तक की बात आपको समझ में आई हो तो कमेंट करिएगा, बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर जो लोग रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। वीडियो को रेगुलर देखें, अपने नोट्स कंप्लीट करते चले। बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही डिटेल में चल रहा है, तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, ठीक है। तो डाउट अगर कहीं पर है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे गलती मुझसे ही हो गई है धोखे से, तब भी आप बता सकते हैं, लेकिन मुझसे गलती हो ही नहीं सकती, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।